हेलो एवरीवन, वेल हाउ आर यू। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे। भाई पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार पूछूंगी नहीं कि आपने पढ़ाई करी या नहीं करी, क्योंकि वीडियोस देखोगे तो अपने आप से सारी स्टोरी समझ में आएंगी, गॉसिप समझ में आएंगी और सारी पढ़ाई यूं हो जाएगी। इट्स वेरी इजी एंड दैट इज व्हाई आई एम अरिमा चतुर्वेदी, योर सोशल साइंस एजुकेटर ऑन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी सी एक और नई वीडियो। सो जस्ट गेट योर सीट बेल्ट्स ऑन और हम लोग चल रहे हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको क्या करना है? भाई आपको ऑब्वियस वाली चीजें करनी है। आपको करना है सब्सक्राइब चैनल पर अगर आपने अभी तक नहीं किया, और आपको लाइक और शेयर भी करना है वीडियो को। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अनअकैडमी, राइट। और आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीज बतानी है? आपको इंपॉर्टेंट चीज एक और बतानी है, और वो ये है कि 7th और 8th के चैनल्स भी लॉन्च हो गए हैं। तो भाई जाओ अपने भाई बहन से बोलो कि भाई गो एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस ऑन योर चैनल। सो भाई आपको तो सब्सक्राइब करना है चैनल 6 एंड गो एंड हिट दी सब्सक्राइब बटन। और जैसे कि आप जानते हो कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम अरिमा चतुर्वेदी एंड आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मेजर। यस, हिस्ट्री मेजर. And importantly, I will be here daily on Live School Daily to give you some very interesting facts, very interesting stories and कुछ gossips भी। ठीक है, तो अब उसको देखने के लिए आपको क्या करना है? You have to stay tuned to the channel. So now let's move on towards the topic, and that is key elements of democratic government. टॉपिक तो है सिविक्स का, एंड एज यू नो भाई आई लव सिविक्स। या आई लव सिविक्स क्यों? क्योंकि भाई पता चलेगा कि गवर्नमेंट को हम कैसे रोक सकते हैं। अब जैसे आपको उस चीज में मजा आता है ना, आपको पता चल जाए कि आपके फ्रेंड का ये माइनस पॉइंट है, अगर आप उसे ये बोलोगे तो वो चिढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें भी पता चलेगा कि दूसरों के माइनस पॉइंट्स क्या होते हैं, हमें पता चलेगा गवर्नमेंट के माइनस पॉइंट्स क्या होते हैं, हमें पता चलेगा कि हम अपने लिए उन्हें क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। यानी कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं। हो सकता है उनकी चीजें हमें पसंद नहीं आ रही हो, तो भाई हमें भी तो जानना है कि कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही और हमें चेंज कराने उनके डिसीजंस, तो हमें भी पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, और हम कैसे उनके डिसीजंस भी चेंज करा सकते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना कि हमारी गवर्नमेंट के, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट कैसी है? इंडियन गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक, एंड इंडियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो उसके की एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी गवर्नमेंट के क्या होने चाहिए। तो भाई आपको जैसे पता है, लेट्स मूविंग इनटू द टॉपिक। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट, जैसे कि आपको इस पिक्चर में देख के लग रहा होगा, छोटा सा पिक्चर है एंड इट सेज पावर टू द पीपल। भाई ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, एंड वी नो व्हाट डेमोक्रेसी इज, राइट। तो डेमोक्रेसी को एक शॉर्ट में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। अब भाई इस फॉर, टू और बाय का मतलब क्या हुआ? यानी कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों की वजह से है। ठीक है, अगर हम नहीं होंगे तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? अगर हम नहीं होंगे तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जितवाएगा कौन? अगर हम नहीं होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स काम किसके लिए करेंगे? अपने लिए। फिर तो क्या ही मतलब, फिर तो सभी लोग अपने अपने लिए काम कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी, दैट इज अबाउट अ गवर्नमेंट। नाउ मूविंग ऑन, अब हम स्टार्ट करेंगे छोटी सी स्टोरी से। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा प्रिवेलिंग सिचुएशन थी, एंड दैट वाज द कास्ट सिस्टम। अभी भी है, आई नो अभी भी है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट द थिंग इज कि अब पहले से बहुत कम ये सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो दोस्त हैं, आपको पता भी नहीं कि उनके सरनेम्स क्या है, एंड यू फाइंड इट वियर्ड टू आस्क कि भाई तेरी कास्ट क्या है, राइट, क्योंकि इट डज नॉट मैटर, राइट। तो अब जब वो चीजें मैटर ही नहीं करती, दैट मीन्स कि वी आर अबव दैट सिचुएशन। अब हम लोग उस सिचुएशन से ऊपर उठ चुके हैं। अब हमारी सोसाइटी में, एटलीस्ट जो सिटीज में सोसाइटी है, जो लोग एजुकेटेड हैं, दे नो कि भाई कास्ट सिस्टम इज रॉन्ग। अब हम वैसी ही सिचुएशन जैसे इंडिया में थी बहुत सालों पहले, वैसी ही सिचुएशन हम एक और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल दूंगी आपको, स्टोरी की तरफ सुनाऊंगी, एंड यू हैव टू लिसन।
ठीक है। एंड यू हैव टू गेस कि भाई उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी, नॉट जस्ट अ स्टोरी, जैसे कि हर स्टोरी के पीछे बाद में एक मॉरल आता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको स्टोरी सुननी है एंड देन यू हैव टू सी कि भाई स्टोरी में था क्या, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में आपको एक छोटी सी स्टोरी पहले बता देती हूँ, फिर हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम दी अदर हाफ। तो क्या हुआ, यू नो अबाउट महात्मा गांधी, राइट। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में अपने कुछ काम से गए, ठीक है। ही वॉज प्रैक्टिसिंग लॉ दैट टाइम इन साउथ अफ्रीका। अब क्या हुआ, अब जब वो साउथ अफ्रीका में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, उनकी ना ट्रेन छूटने वाली थी। तो क्या हुआ, वो ना किसी भी डिब्बे में जल्दी से भागे और वो चढ़ गए, ठीक है। अब वो जब चढ़ गए तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि यहाँ इस पूरे डिब्बे में ये पूरे लोग व्हाइट हैं, यानी कि वो लोग हैं जिनका कलर बहुत ज्यादा फेयर है। अब महात्मा गांधी वो जो ब्राउन पर्सन ना, इंडियंस को ब्राउन कहते हैं, वाई, क्योंकि हम लोग कलर्ड होते हैं, हमारे पास बहुत वेराइटी के स्किन कलर्स हैं। तो भाई हम लोग तो अपने आप में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू आवर स्किन कलर्स, तो भाई इतने सारे स्किन कलर्स हैं वी हैव, ठीक है। तो क्या हुआ, अब महात्मा गांधी जब उस ट्रेन की डिब्बे में चढ़े, कंपार्टमेंट में चढ़े, तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो सब व्हाइट लोग हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आया, उन व्हाइट लोगों ने महात्मा गांधी को धक्का दिया और कहा कि आप इस कंपार्टमेंट में क्या कर रहे हो, यू आर नॉट व्हाइट पर्सन। यानी कि स्किन कलर से, सिर्फ स्किन कलर से ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपार्टमेंट में बैठ सकते हो, किस कंपार्टमेंट में नहीं। एट दैट टाइम महात्मा गांधी को ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रेसिज्म है, यानी कि हम अपने कलर की वजह से, अपने स्किन कलर की वजह से, दैट इज नेचुरल, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम कितनी भी फेयर एंड लवली लगा लें, जो स्किन कलर है वो तो स्किन कलर ही रहेगा, राइट। तो क्या है कि महात्मा गांधी को तब रियलाइज हुआ कि अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ पे तो इतना ज्यादा रेसिज्म है एंड वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट। और इसीलिए वहां पे ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, वहां पे रिबेलियन स्टार्ट हुआ अगेंस्ट दिस रेसिज्म। नाउ व्हाट हैपेंड, पहले क्या होता था, वही की स्टोरी साउथ अफ्रीका की। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट, गॉट द जिस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। आपको पता चले कि साउथ अफ्रीका में कैसा माहौल था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका, जैसे कि आपको पता है मैप में यूरोप के नीचे आता है, ठीक है। अब ये जो कंट्री थी, वहां पे क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे लोग रहते थे। कैसे रहते थे, जैसे आपको पता है यूरोपियंस जो थे, उन्होंने अलग अलग कंट्री में जाके अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। एंड विद दैट ट्रेडिंग उन्होंने क्या किया था, उस कंट्री को कोलोनियलिज्म बना लिया था, मतलब कि अपने को कोलोनियल पावर बना लिया था उस कंट्री के लिए, उस कंट्री पर रूल करते, ठीक है। अब धीरे धीरे रूल करने लग गए। अब बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हो गया कि जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी ना, वो किसी ना किसी कंट्री में जाती थी और उनको रूल करने लग जाती थी। तो अब क्या हुआ, ऐसे ही यूरोपियन लोग जब साउथ अफ्रीका गए, तो साउथ अफ्रीका में जाके वो वहां पे सेटल होने लग गए। अब जब सेटल होने लग गए तो उनको एक सुप्रीमेसी थी, और फीलिंग कैसी थी सुप्रीमेसी की, किस वजह से, उन्हें सिर्फ इस वजह से सुप्रीमेसी की फीलिंग थी क्योंकि उनका स्किन कलर जो था वो व्हाइट था। दे वर नॉट ब्राउन, दे वर नॉट ब्लैक, दे वर व्हाइट। अब क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे ना, अब वहां पे तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहां के जो लोग थे दे वर टोटली ब्लैक। साउथ अफ्रीकन जो होते थे वो ब्लैक होते थे। अब जब वहां पे व्हाइट लोग गए, सेटल होने लग गए, थे वो व्हाइट। नाउ व्हाट हैपेंड कि भाई बहुत सारे इंडियंस ने भी वहां से साउथ अफ्रीका चले गए। फॉर व्हाट, फॉर बीइंग अ लेबर और ट्रेडर्स, यानी कि यहाँ से ट्रेडिंग करते थे, वहां पे सामान बेचते थे, यहाँ वहां पे प्रैक्टिस करने जाते थे, वहां पे वो लेबर का काम करते थे। बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो कि साउथ अफ्रीका में सेटल हो चुके थे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सबके अलग अलग कलर्स हैं। तो साउथ अफ्रीका में क्या हो गया, साउथ अफ्रीका में एक ऐसी कंट्री बन गई जिसके पास सेवरल टाइप की रेसेस है। अगर हम रेसेस मतलब कि अगर जैसे मैंने अभी अभी कैटेगराइज किया लोगों को किसके अकॉर्डिंग, उनके स्किन कलर के अकॉर्डिंग, सो दैट इज रेसेस। अब जैसे कास्ट होती है, वैसे वी आर टॉकिंग अबाउट रेसेस, जहाँ पे लोग अलग अलग रेस से आए हैं। Now what happened, इन लोगों ने racism start कर दिया। What is racism? Racism is the discrimination against the races, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो लोग white लोग थे भाई, they used to feel very supreme, they used to have a feeling of supremacy। अब भाई सुप्रीमेसी की फीलिंग है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी कलर्ड लोग थे, जितने भी ब्राउन लोग थे, जितने भी ब्लैक लोग थे, उन सबको क्या किया, उन्होंने उन पर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया।
सेम एज इंडिया। अब इंडिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि भाई इंडिया पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, तो वैसे ही साउथ अफ्रीका पर भी यूरोपियन कंट्रीज ने रूल किया था। अब वो यूरोपियन कंट्रीज के लोग कैसे थे, दे वर व्हाइट and they what they used to do, well they used to depress the society of black people, colored people and brown people. So basically अब हमें कैसा पता चल गया, हमें पता चल गया कि जो साउथ अफ्रीका कंट्री, साउथ अफ्रीका का जो एरिया था वहाँ पे बहुत सारे टाइप के रेसेस रहते थे, यानी कि बहुत सारे लोग अलग अलग रेसेस के रहते थे। नाउ व्हाट हैपेंड, साउथ अफ्रीका की एक लड़की थी जिसका नाम था माया नाइट। अब हम उसकी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार माया नाइट जो थी वो अपनी मम्मी के साथ में घर में क्लीनिंग कराने की हेल्प कर रही थी, ठीक है, जैसे आप करते हो, मैं करती हूँ, हम सब करते हैं अपनी मम्मी की हेल्प, ठीक है। तो शी वाज आल्सो हेल्पिंग हर मदर। नाउ व्हाट हैपेंड कि उन्होंने, जब वो लोग साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक बॉक्स मिला। किसको मिला, माया नाइडू को। अब माया ने क्या किया, माया पिक्ड अप दैट बॉक्स एंड उसने चीजें देखना स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने चीजें देखना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत पुरानी पिक्चर दिखी। अब जैसे आपने अपनी फैमिली एल्बम देखा होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स भी हैं, इतनी पुरानी कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। तो अब उसने भी ऐसी पुरानी पिक्चर्स देखी। नाउ व्हाट यू विल डू, आप अपनी मम्मी के पास जाओगे, मम्मी से बोलोगे मम्मी ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है, ठीक है। तो अब वैसे ही माया नाइडू ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये फोटो किसकी है और इसमें ये लोग कौन है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये फोटो एक टाइम की है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और स्कूल में क्या था, एक लड़का था जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन, ठीक है। अब उस लड़की का नाम था हेक्टर पीटरसन, ही वॉज अ ब्लैक पर्सन। अब क्या हुआ, उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत दिक्कत थी, यानी कि लोग बहुत ज्यादा रेसिज्म में बिलीव करते थे, रेसिज्म को फॉलो करते थे, और वहां पे जो लॉज थे दे वर द अपार्थाइड लॉज। अब ये क्या होता है, तो भाई जहां पे जिस कंट्री में भी, जिस एरिया में भी लॉज अकॉर्डिंग टू लोगों की स्किन कलर, यानी कि जैसे अभी हमारे लॉज कैसे होते हैं, हमारे लॉज होते हैं भाई जिसमें कि हम सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, राइट। तो अब क्या हुआ, एपार्थाइड लॉज में क्या था, एपार्थाइड लॉज में था कि भाई जितने भी लोग हैं उन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि अगर कोई वाइट है तो उसको कुछ और, उसकी लॉज के अकॉर्डिंग उसे कुछ और पनिशमेंट मिलेगी, और अगर कोई ब्लैक है, कलर्ड है या ब्राउन है तो उसे कोई और पनिशमेंट मिलेगी। So that were apartheid laws at that time. किस टाइम पे, जब माया नायडू ने वो पिक्चर देखी and she asked कि भाई मम्मी ये पिक्चर कब की है, तो उन्होंने बताया ये पिक्चर तब की है जब apartheid laws चल रहे। Now what happened that Hector Peterson was a black person. He was a native of South Africa. अब क्या हुआ, अब जब वहाँ के जो स्कूल्स थे उन स्कूल्स में ये पता चला कि भाई ये जो स्कूल्स थे उन स्कूल्स में उन्हें एक लैंग्वेज सिखाई जाएगी एंड दैट वाज द अफ्रीकन लैंग्वेज। Now why this topic is very important, क्योंकि भाई लैंग्वेज सिखाना is okay, is a very good thing, it is very good thing कि भाई आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आनी हो, बट दैट इज अबाउट योर कंसेंट। अगर आपका कंसेंट है तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपकी मर्जी है तो ही मैं आपको एक नई लैंग्वेज सिखाऊंगी, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आई एम नो वन टू प्रेशराइज यू अपॉन लर्निंग दिस न्यू लैंग्वेज। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि भाई वहाँ के जो डोमिनेंट मेजॉरिटी थी, यानी कि जो वाइट लोग थे, जो कि सुप्रीम थे, उन लोगों ने बोला कि भाई ये जो जितने भी और लोग हैं उन सबको, हम सबको एक लैंग्वेज सीखनी है एंड दैट इज अफ्रीकन। और अफ्रीकन लैंग्वेज का क्या थी, वो अफ्रीकन लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो कि वाइट लोग बोलते थे। The language that was used by the white people, उसको हम अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे। अब क्या होता है कि ये जो अफ्रीकन लैंग्वेज थी, जब ये प्रेशराइज कर दी, सारे स्कूल में मैंडेटरी कर दी कि भाई सब बच्चों को ये सीखनी है, तो जितने बच्चे थे दे केम ऑन रोड्स और उन्होंने रेबेल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत बार सड़कों पर लोग आ जाते हैं तो यूज्ड टू से ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो वैसे ही उन्होंने किया, वो लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ज्यादती नहीं चलेगी, हमें नहीं सीखनी तो हम नहीं सीखेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड कि एक एरिया था जिसका नाम था सोवेटो। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, वहां पे क्या था, जैसे मैंने आपको कंपार्टमेंट्स का बताया ना कि ट्रेन के कंपार्टमेंट्स अलग अलग थे, बसेस अलग अलग थी, बसेस में वो लोग बैठ नहीं सकते थे अगर व्हाइट लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो वहां पे ब्लैक लोग नहीं बैठ सकते।
नाउ व्हाट हैपेंड कि एक प्लेस थी जिसका नाम था सोवेटो। ये सोवेटो क्या था, एक टाउन का एक पार्ट था जिसमें सिर्फ ब्लैक लोग रहते थे। कैन यू बिलीव दैट, उन्होंने अपने टाउन को ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जहाँ पे ब्लैक लोगों के लिए अलग और व्हाइट लोगों के लिए अलग। तो सोवेटो वॉज अ पार्ट ऑफ द टाउन जहाँ पे सिर्फ ब्लैक लोग रहते थे। वहीं का एक स्कूल था, क्योंकि भाई स्कूल्स भी अलग अलग थे, बसेस, स्कूल्स, रोड्स, इवन वो जो रोड्स यूज करते थे ना, दैट वर नॉट अलाउड टू दी ब्लैक पीपल कि भाई वो उस रोड पर अपना मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो भाई जब घर अलग है, सोसाइटीज अलग है, तो स्कूल्स भी अलग होंगे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे स्कूल्स जिनमें ब्लैक लोग पढ़ते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको अफ्रीकन सीखनी है। और ये स्कूल कहाँ थी, ये सोसाइटी का नाम क्या था, इस एरिया का नाम था सोवेटो। ठीक है, अब क्या होता है, हेक्टर पीटरसन ने जब इतने सारे लोग क्राउड खड़ा कर लिया, सब लोग आ गए, सब लोग रिबेल करना स्टार्ट कर दिया, सबने बोल दिया कि नहीं भाई हम तो धरना करेंगे और इसको हटा के रहेंगे, हमें नहीं सीखनी अफ्रीकन, व्हाट वी हैव टू स्पीक इज ज़ूलू। नाउ व्हाट इज ज़ूलू? ज़ूलू एक लैंग्वेज है जो कि कलर्ड और ब्लैक लोग बोलते थे उस टाइम। तो क्या हुआ, जब इन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने धरना करना स्टार्ट कर दिया, जैसे हम हिंदी में, इंडिया में बोलते हैं कि धरने पर बैठ गए, वैसे वो लोग भी धरने पर बैठ गए। अब क्या हुआ, जो पुलिस थी, यानी कि वो लोग जो कि मेजॉरिटी के अंडर थे, व्हाइट लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे स्टार्ट फायरिंग। क्यों? क्योंकि उनसे प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे थे, उनसे इन लोगों की प्रोटेस्ट रुक नहीं रही थी, तो उन्होंने बोला कि फायरिंग कर दो। ठीक है, नाउ जब ये फायरिंग स्टार्ट हुई तो हेक्टर पीटरसन सबसे आगे खड़ा हुआ था। अब एक शॉट उसको लग गया एंड ही died at that point। कब की बात है ये? This is the story of 16th June 1976। यानी कि उसके बाद क्या होता है, क्या उन्हें, आपको लग रहा है कि उन लोगों को रिमोर्स हो रहा होगा, यानी कि उन लोगों को पछतावा हो रहा होगा? किन लोगों को? व्हाइट लोगों को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दे वर द गॉड, दे वर द सुप्रीम आइडल पीपल, सुप्रीम आइडल पर्सन फॉर अ ब्यूटी, और सब चीजों के लिए वो ही सुप्रीम है। अगर आपका व्हाइट कलर है, यू आर गुड इन स्टडीज, यू आर गुड इन इंटेलेक्ट, यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, यू आर गुड इन एवरीथिंग। क्या होना चाहिए? बस आपकी स्किन कलर व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे हमें ये पता चला कि भाई 1976 में एपथीड लॉज थे और वहां पे ऐसे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। During what? During doing the protest against their culture, in saving their culture and saving themselves against the discrimination. But the thing is thing, यानी कि उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जिसकी मेजॉरिटी थी, अब वो धीरे धीरे प्रोटेस्ट इतनी स्टार्ट हुई कि नाउ द एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका, द एरिया जहाँ की मैं ये बात कर रही हूँ, दैट इज अ रिपब्लिक एरिया, यानी कि वो भी अब इंडिपेंडेंट कंट्री है। राइट, अब क्या था, उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन जितने थे उतने ही डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे थे। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जितने भी ब्लैक लोग थे उनको किसी भी चीज की इंडिपेंडेंस नहीं थी। they were not used to giving votes to the people, they were not being used to going in the same school जहाँ पे white लोग जाते हैं, same roads नहीं यूज कर सकते, same ट्रेन्स नहीं यूज कर सकते, सेम बसेस नहीं यूज कर सकते, सेम ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकते, और तो और सेम पानी भी नहीं पी सकते। अगर कोई कुआं है तो उसमें से उन्हें पानी पीना है तो वो नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कुआं हो सकता है व्हाइट लोगों का। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता था अनटचेबिलिटी, वैसे ही वहां पे थी। नाउ अब क्या होता है, अब हमें एक चीज ये समझ में आई कि पूरी स्टोरी सुन के कि भाई वहां पर भी ऐसी चीजें चलती थी, और जो जितना भी रेसिज्म था, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो उनको राइट्स मिलने चाहिए थे, जो लोगों को राइट्स मिलने चाहिए थे, वो उनको नहीं मिले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या होता है, अब आपको स्टोरी समझ के ये समझ में आया कि भाई पार्टिसिपेशन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हेक्टर पीटरसन ने पार्टिसिपेट किया होता, और हेक्टर पीटरसन ने पार्टिसिपेट तो किया, अगर हेक्टर पीटरसन पार्टिसिपेटेड इन दी इन दी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करता तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। बट क्या वो उसकी गलती थी? नहीं, उसकी गलती नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई उससे जितना हो सकता था उसने अपना ट्राई किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां के जो लोग थे, उन्होंने जो लॉज बनाए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग ब्लैक लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते इलेक्शंस में।
तो फिर वो पार्टिसिपेट कैसे करेगा। एंड दिस इज व्हाई पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी ऐसा होता, उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा होता जो कि ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करता हो और वो गवर्नमेंट में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब ये लॉ पास हुआ कि भाई सारे लोगों को अफ्रीकन सीखनी है, ज़ुलू जो है वो कोई नहीं सीखेगा, तो क्या हुआ, जैसे ही अगर ये लॉ पास हो रहा होता तो वो क्या करता, वो जो वो पर्सन था जो कि ब्लैक कम्युनिटी को फॉलो करता था, वो खड़ा होता और बोलता कि नहीं भाई आपकी बात नहीं मानी जाएगी। सपोज अगर आपकी क्लास में मैम आती है और मैम आपसे बोलती हैं कि मैं कल 5 चैप्टर्स का टेस्ट लूंगी, 5 चैप्टर्स, ठीक है, तो आप में से क्या होगा, 3-4 बच्चे खड़े होंगे, मैम से बोले मैम नहीं मैम 5 चैप्टर का नहीं, मैम 5 चैप्टर का नहीं, मैम 5 चैप्टर का नहीं। अब बाय चांस क्लास में आगे की तरफ सिर्फ ऐसे ही लोग बैठे हुए हो जो कि जिन्होंने पूरी बुक पढ़ रखी है, ठीक है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, हाँ ले लो मैम कोई बात नहीं, ले लो मैम कोई बात नहीं, ले लो। अगर आपका उसमें से नहीं होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट डे 5 चैप्टर का टेस्ट होगा। अगर ऐसा हो कि आपका आपके फ्रेंड्स का उस पर से हो, अगर आप बोल सकते हो तो क्या होगा, आप बोलोगे नहीं मैम कल आप सिर्फ 2 चैप्टर्स का टेस्ट ले लो, 5 चैप्टर्स आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर इन 1 डे, राइट। तो अब वैसे ही हुआ वहां पे भी कि अगर लोग को पार्टिसिपेशन करने मिलता तो ये सब नहीं होता, बट पार्टिसिपेशन करना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए अगर कोई भी हमारी कम्युनिटी से पार्टिसिपेट करता है या हम किसी को वोट देकर उसे जिता देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपने ये सब चीजें सुनी होंगी कि भाई हमने इसे वोट करना है, हमें इसे वोट करना है, हमें बीजेपी को वोट करना है, हमें आईएनसी को वोट करना है। तो क्या होता है, हमें पता है कि ये जो आदमी है जिसे हम वोट कर रहे हैं ये हमारी बात सुनेगा और जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकालेगा, ठीक है। सो दैट इज पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्टिसिपेशन। पीपल मेक डिसीजन इन द डेमोक्रेसी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी के कोई भी डिसीजन वो कौन लेता है, वो लोग लेते हैं। कैसे, अगर सपोज 3 जने आए, ठीक है, आपने सुना होगा कि आज वोट करने जाना है। अब 3 जने आए, 3 जनों ने बोला कि भाई मैं बीजेपी से हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में 24 घंटे पानी आएगा, ठीक है। दूसरा आया, उसने बोला मैं आईएनसी से हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में फ्री का खाना आएगा, ठीक है। तीसरा आया, उसने बोला कि मैं भाई आपसे हूँ और मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको फ्री के वीडियो गेम्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपको लगता है कि भाई ये जो एक तो है वीडियो गेम्स वाला, अब आपके पापा कहते हैं वीडियो गेम्स का क्या करेंगे, इससे तो लोग बच्चे परेशान हो जाएंगे, बच्चे खुद परेशान होंगे, हमें परेशान करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा भाई, ये तो बीच वो जो वीडियो गेम वाला था उसे तो निकालो तो पहले, ठीक है। फिर दूसरा आया, दूसरे ने क्या बोलता है, दूसरे ने बोलता फ्री का खाना देंगे, तो उन्होंने बोला फ्री का खाना हमें क्यों देंगे, हमें जरूरत नहीं है फ्री के खाने की। किसे जरूरत है, जो लोग कमा नहीं पाते, जो लोग कमा रहे हैं बट उनकी अर्निंग इतनी कम है कि वो लोग खाना नहीं खा पाते, तो भाई फ्री का खाना आप उन्हें दे दो। बट वाटर इज वेरी एसेंशियल, भाई पानी तो चाहिए, 24 घंटे पानी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो जिसने बोला है, प्रॉमिस किया है कि वो 24 घंटे पानी देगा, उसी को हम वोट करेंगे। तो भाई इन तीनों डिसीजंस में से कौन सा डिसीजन माना जाएगा, वाटर वाला। और वो डिसीजन किसका था, वो लोगों का डिसीजन था। या फिर ऐसा भी हो सकता है लोग ये कहें कि नहीं भाई हमें तो ये चीजें करवानी है, तो वो आएगा सामने से पार्टिसिपेंट, वो बोलेगा कि ठीक है मैं ये सब चीजें करवा दूँ। जैसे कि आपकी क्लास में आपकी क्लास खड़ी हो गई, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई हमें कल टेस्ट नहीं देना, हमें कल टेस्ट देना ही नहीं है, ठीक है। तो मॉनिटर आया, मॉनिटर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ मैम से, मैं बात करके आता हूँ कि कल टेस्ट नहीं होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, जब भी नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस होंगे मॉनिटर के, तो क्या करोगे, उसी को ही वोट दोगे। क्यों, क्योंकि भाई उसने तो टेस्ट कैंसिल करा दिया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम चाहिए तो हमें जिसको वोट करना है वही जीतेगा, ठीक है, हम जिसे वोट करेंगे वही जीतेगा, ऑब्वियसली जिसके ज्यादा वोट वो जीत गया। तो अगर हमारा कोई डिसीजन है वही डेमोक्रेसी में मेन डिसीजन होता है, पीपल जो लोग डिसीजन लेते हैं वही डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट होता है। नाउ पीपल इलेक्ट लीडर्स, यानी कि हम क्या करते हैं, हम लोगों को इलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो लोग आएंगे आपसे पूछेंगे कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये देंगे, आपको लग रहा है पानी सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो आप किसे वोट करोगे, आप उसको वोट करोगे जो आपसे ये प्रॉमिस कर रहा है कि हम 24 घंटे पानी देंगे।
24 घंटे कैसे पानी देगा? अपने घर से नहीं। जब वो जीत जाएगा, उसकी पार्टी जीत जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि भाई अब यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे रोज पानी आए, 24 घंटे पानी आए, लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो किसने इलेक्ट किया लोगों को? हमने इलेक्ट किया, हमने उन्हें वोट दिए तभी वो जीते। अगर हम उन्हें वोट नहीं देंगे तो वो नहीं जीतेंगे। ठीक है, नाउ इन इंडिया गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब आप ये सोचो कि आपका जो मॉनिटर है वो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक वही मॉनिटर है। ठीक है, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, तो क्या उसके पास बहुत सारी पावर आ जाएगी? उसको सारे टीचर्स जानेंगे, सारे स्कूल वाले जानेंगे, सब बोलेंगे वो देखो 6th A का मॉनिटर जा रहा है। ठीक है, यही होगा। तो क्या होता है, जब हम लोग किसी भी एक को पावर दे देते हैं बहुत टाइम के लिए, तो उसके पास क्या होता है? उसका सिर दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो उसका सिर दर्द कैसे होता है? उसका सिर दर्द ऐसे होता है कि भाई उसे लगता है कि मैं ही हूँ पावर में, अब मेरे अलावा कोई और है ही। ठीक है, और जब ऐसी फीलिंग आ जाती है तो लोग क्या करते हैं? तो लोग ये करते हैं कि जो काम उन्हें अपने अकॉर्डिंग सही लगते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि हर 5 साल बाद गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो चेंज होती रहेगी। यानी कि 5 साल बाद, जैसे हमने आज इलेक्शंस दिए, आज हम लोग ने वोट देने गए, तो अगर 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो जो भी गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है वो एग्जैक्टली 5 साल बाद डिमिनिश हो जाएगी और फिर से इलेक्शन होंगे। हो सकता है वही जीत जाए, हो सकता है कोई और गवर्नमेंट जीते। राइट, सो दिस इज अबाउट द 5-year टर्म और गवर्नमेंट। यानी कि इंडिया में गवर्नमेंट कितने साल तक रहती है? इंडिया में गवर्नमेंट का टेन्योर होता है 5 years। ठीक है, रिमेंबर दैट इंडिया में गवर्नमेंट का कितना टेन्योर होता है? इंडिया में गवर्नमेंट का 5 years का टेन्योर होता है। और ये सब क्यों होता है? जिसकी वजह से जो उनको इतनी ज्यादा पावर है वो उन्हें हम प्रोवाइड ना करें, यानी कि अपने अकॉर्डिंग हमें जो सही लगता है कि अगर उनके पास ज्यादा पावर आ गई तो वो लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं। उससे बचाने के लिए हमने क्या किया? उससे बचाने के लिए हमने जो गवर्नमेंट थी उसको 5 साल में ब्रेक कर दिया, यानी हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे। नाउ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द रेगुलर इलेक्शंस। अब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, हर 5 साल बाद जब इलेक्शंस होंगे तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे और हमें वापस से मेजॉरिटी में आना है, हमें वापस से जीतना है। तो वो क्या करेगा? वो 5 साल मेहनत करेगा, आपको दिखाएगा कि भाई आपने जो चूज किया है वो बेस्ट है। यानी कि अगर मॉनिटर को पता होगा कि हर हफ्ते इलेक्शंस होंगे, हर महीने इलेक्शंस होंगे, तो क्या करेगा? जो भी उसका टेन्योर है, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, तो वो अपना बेस्ट काम करेगा। कैसे बेस्ट करेगा? क्योंकि उसे चाहिए कि भाई नेक्स्ट महीने मेरे को वापस से मॉनिटर बनना है। मॉनिटर मतलब तो प्रिविलेज होता है। ठीक है, तो क्या करेगा? वो वापस से इतना अच्छा काम करेगा कि आपको उसे ही वोट करना पड़े। सिमिलरली गवर्नमेंट भी ऐसे काम करेगी, गवर्नमेंट भी आपके अकॉर्डिंग काम करेगी कि उसे भी आफ्टर 5 years जब इलेक्शंस हो तो उसे भी आप वापस से वोट करें। और इसीलिए क्या होता है? 5 साल के टेन्योर में जैसे इलेक्शंस वापस होते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो बीच में ब्रेक हो जाती है, यानी वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जिसकी वजह से 5 साल बाद उन्हें इलेक्ट ना किया जाए। And that is why vote is very important and participation of the citizens in elections is very important. Now, अब और क्या वेज होते हैं पार्टिसिपेशन के? भाई एक बार गवर्नमेंट बन गई, अब तो 5 साल बाद ही हटेगी। ठीक है, अब 5 साल बाद हटेगी तो इसका मतलब क्या है? टेकिंग इंटरेस्ट, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइजिंग। अब और क्या है? अगर मैंने 5 साल बोल दिया कि भाई चलो 5 साल के लिए गवर्नमेंट आ गई, अब बीच में उसने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि आपको लग रहा है कि बहुत ही गलत है, मतलब तो बहुत ही गलत है, इससे तो पूरी कंट्री का खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं पार्टिसिपेशन के, जिसमें कि हम ऐसे पार्टिसिपेट करें अदर देन इलेक्शंस। I'm not talking about election. We have read the election term, जहाँ पे हम इलेक्ट करके अपने लीडर सेलेक्ट करते हैं और लीडर्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं एंड देन वो जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो गवर्नमेंट 5 साल के लिए हमारे अकॉर्डिंग, हमारे डिसीजंस के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर बीच में उसी 5 साल के टेन्योर के बीच में उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि आपको पसंद नहीं है, आपकी पूरी सोसाइटी को पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सब लोग बोलोगे कि नहीं भाई इस पे तो धरने पर बैठना है, इस पर तो हमें प्रोटेस्ट करनी ही पड़ेगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक बार क्या होता है, अगस्त 2005 में
गवर्नमेंट ने हर चीज के रुपए बहुत बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन कर दिया। इन्फ्लेशन इज द राइज इन दी मनी, यानी कि जब भी हमारा प्राइस हाइक होता है, प्राइस बढ़ता है, तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ 2005 में अगस्त में गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कर दिया, यानी कि प्राइस हाइक कर दिया। अब जब प्राइस हाइक हो गए तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, जैसे ही लोगों ने सोचा कि भाई इतना टैक्स था, पहले हमें इतना टैक्स पे करना था, अब हमें इतना करना पड़ेगा। पहले हमें सपोज 5,000 का टैक्स पे करना पड़ता था, अब हमें 10,000 का करना पड़ेगा। अब हमें वाटर टैक्स भी डबल करना पड़ेगा। अब हमें हर चीज के टैक्स जो है वो डबल पे करने पड़ेंगे। अगर टैक्स डबल होते हैं यानी कि महंगाई डबल होगी। लोग क्या करेंगे, लोग हर चीज के पैसे बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई उन्हें भी तो टैक्स पे करना है। तो जब वो टैक्स पे करने के लिए, जब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, सारी चीजों की महंगाई भी बढ़ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन हो गया। जो दूध आपको आज 40 रुपए किलो मिल रहा है, वो आपको कल कितने का मिलेगा, 60 रुपए किलो, 55 रुपए किलो। ठीक है, तो दैट इज इन्फ्लेशन, दैट इज द प्राइस हाइक। अब क्या होता है, जब अगस्त 2005 में इन्फ्लेशन होता है गवर्नमेंट की वजह से, तो लोग सड़क पर आ जाते हैं। और वो आपने देखा होगा ना, अभी आप न्यूज चैनल खोल के देख लो, कभी ना कभी तो ऐसा जरूर देखा होगा, लोग बोर्ड्स ले लेके खड़े हैं कि भाई जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी, प्राइस कम करो। ठीक है, तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने बोला कि हम आपको माफ नहीं करेंगे, अगले साल आपको वोट नहीं करेंगे, आप अभी प्राइस कम करो, हमें इतने इन्फ्लेशन में हम नहीं रह सकते, इतनी महंगाई में हम नहीं रह सकते। तो जब गवर्नमेंट को ये सब पता चला, गवर्नमेंट ने देखा कि अरे भाई पूरी कंट्री तहस नहस हो गई, पूरी कंट्री एकदम से सड़कों पर आ गई, अब तो कोई मेरी बात ही नहीं मानेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑलरेडी लिया हुआ डिसीजन, जो डिसीजन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले लिया था, उसको वापस कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, गवर्नमेंट से इंपॉर्टेंट ज्यादा है लोग। अगर आपके स्कूल में आपके स्कूल वाले सपोज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आप लोग को पसंद नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे। अब जब सारे पेरेंट्स मिल जाएंगे और वो बोलेंगे कि भाई ये स्कूल खराब है, हम जाके स्कूल में बात करते हैं। तो जब सारे पेरेंट्स जाएंगे उस स्कूल में, तो अगर आपके प्रिंसिपल ने कुछ गलत डिसीजन लिया होगा और सारे पेरेंट्स जाके बोलेंगे कि नहीं ये आपने गलत किया है, हम आपका स्कूल छुड़वा देंगे, हम अपने बच्चों को कहीं और ले जाएंगे, तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा, नहीं सॉरी भाई, हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। यानी कि प्रिंसिपल के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, प्रिंसिपल के लिए आप स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हो, आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो स्कूल कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चल सकता। तो क्या हुआ, ऐसे ही अगर गवर्नमेंट के लिए लोग नहीं होंगे, गवर्नमेंट रूल नहीं कर पाएगी किसी पे भी, तो भाई कैसे, कौन सी गवर्नमेंट, किस काम की गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लोग। लोगों ने मना कर दिया, सारी जनता एकदम से सड़क पर आ गई और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, प्राइस तो हम बढ़ाने नहीं देंगे, अगर आपने प्राइस बढ़ाए तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो क्या होगा, तो ये होगा कि गवर्नमेंट ने जो उनका डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी लॉ पास कर दिया था, उसके बाद भी उन्हें वो लॉ वापस लेना पड़ा, उन्हें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उन्हें चेंजेस करने पड़े। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर ये सब तभी हो सकता है जब हम गवर्नमेंट के जो काम है उसमें इंटरेस्ट ले सकें। अगर आप सोच रहे हो कि अरे ठीक है, प्राइस ही तो बढ़ रहा है, क्या करना है, पे ही तो करना है, मैं पे कर दूंगा, 5 की जगह 10, 10 की जगह 20 पे कर दूंगा, बट भाई मेरे को सिरदर्दी नहीं चाहिए। तो क्या होगा, अगर आज जैसा सब लोग सोचने लगे, अगर सब लोग ये सोचने लग गए कि भाई इतना सारा टैक्स है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पे कर देंगे, क्या हो गया, उससे पे ही तो करना, कर देंगे। तो क्या होगा, अगर हम गवर्नमेंट के कामों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम समझना स्टार्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, अगर हम उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम उसने बुरा काम किया है, जो उसने गलत काम किया है, जो आपके अकॉर्डिंग डिसीजन गलत है, अगर हम उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई गवर्नमेंट तो अपने मजे से काम करती रहेगी और आप अपनी जेब से रुपए देते रहना गवर्नमेंट को, यानी कि आप अपने टैक्सेस पे करते थे ना ज्यादा से ज्यादा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैक्सेस, गवर्नमेंट हमारे लिए हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हर चीज में। पानी आ रहा है, पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाने के प्राइसेस कैसे हैं, हम जितनी चीजें यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, बिल कौन डिसाइड करता है, यूनिट्स कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है।
तो अगर हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अगर हम लोगों के गवर्नमेंट के काम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो भाई कुछ नहीं होना हमारा। फिर तो जो गवर्नमेंट बोलेगी हमें भी उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट, और उसकी जो काम कर रही है गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करना है और उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करना है, हमेशा नहीं। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग इफ यू थिंक कि भाई हमेशा कोई डिसीजन आया उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दो। नो, दैट्स नॉट हैपनिंग। द थिंग इज कि अगर आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो डू इट एसा, जितनी जल्दी हो सके क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी हो सके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब जैसे कि भाई नया एजुकेशन सिस्टम आया है, नया एजुकेशन स्कीम आया है, हैव यू रेड इट? आपको पता है कि वो क्या है? नहीं पता? आई थिंक आप देखना, जरूर देखना, आपको पता चलेगा। एंड इफ नॉट, लेट मी नो, आई टेल यू व्हाट द स्कीम इज, और फिर हम मिल बैठ के बात करेंगे। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना होगा तो क्रिटिसाइज करेंगे, एंड इफ वी वांट टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट तो हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। नाउ दैट इज द थिंग कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर चीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए। we have to start thinking about the things that the government is doing. वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, किसके अकॉर्डिंग कर रही है, सब कुछ हमें पता करना है। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अभी रिसेंटली बिफोर दिस कोविड क्या हुआ था कि भाई लोग ना उसमें आ गए थे रोड पर। उन्होंने किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था? उन्होंने CAA और NAC के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। अब आपके अकॉर्डिंग हो सकता है वो सही हो, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है सही हो, या मेरे अकॉर्डिंग गलत हो, आपके अकॉर्डिंग सही हो, कुछ भी हो सकता है। पर जिन लोगों को लग रहा था कि वो गलत है, उन्होंने क्या किया, वो लोग गए और उन्होंने स्टार्ट कर दी प्रोटेस्ट करना कि भाई हमसे ये सब चीजें नहीं देखी जाएंगी, हम ऐसे नहीं रह सकते CAA के अंडर। सो दैट इज कि भाई लोगों को इंटरेस्ट है गवर्नमेंट में, लोगों को पता है कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। Now the government had to change its decision because it is responsible to the people. जैसे मैंने आपको बताया था कि 2005 अगस्त में क्या हुआ, गवर्नमेंट को अपना जो बना बनाया लॉ था, उसने जो बताया था कि भाई टैक्स इंक्रीज कर दो, वो उसे वापस लेना पड़ा, उसे अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल। पीपल सबसे बड़े हैं डेमोक्रेसी में, जो सिटीजन्स है वो सबसे ज्यादा बड़े हैं डेमोक्रेसी। तो इसीलिए क्या था कि भाई गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। और ये कैसे हुआ? क्योंकि भाई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने बताया कि नो, द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस रॉन्ग, दे आर क्रिटिसाइजिंग द डिसीजन दैट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट। Now, many ways people express their views. अब भाई ऐसे पार्टिसिपेशन में ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें अपने लोग जो है वो व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि नहीं डिसीजन गलत था। जैसे अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 2005 अगस्त में ऐसे ऐसे वो धरने पर बैठ गए, प्रोटेस्ट पर बैठ गए। धरना इज प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट पर बैठ गए कि नहीं अब तो हम नहीं करेंगे, हम देख ही नहीं सकते कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, इतना ज्यादा प्राइस हाई हो जाए। तो अब ये क्या होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं धरने, इंक्लूड होते हैं रैलीज, इंक्लूड होते हैं। आपने देखा होगा लोग पूरी भीड़ बना बना के जाते हैं, अलग अलग मोहल्लों में घूमते हैं, अलग अलग सोसाइटीज में घूमते हैं, कहते हैं कि भाई जो जो हमारे साथ में है वो आ जाओ, जो जो हमारे साथ में है वो आके बोलो कि नहीं ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली स्ट्राइक्स होते हैं। स्ट्राइक कैसे होते हैं? आपने सुना होगा कि भाई आज तो ऑटो वालों की स्ट्राइक है, आज तो बैंक वालों ने स्ट्राइक कर दी, आज तो सारे टीचर्स ने स्ट्राइक कर दी। तो क्यों? दिस इज ऑल बिकॉज कि अगर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि भाई सारे सिटीजन गवर्नमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं, तो जिन लोगों को भी लगता है कि ये डिसीजन करेक्ट नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्ट्राइक करते हैं। वो लोग किस टाइप की स्ट्राइक करते हैं? वो लोग इस टाइप की स्ट्राइक करते हैं कि वो कोई काम नहीं करेंगे पूरे दिन। अब जब कोई काम नहीं करेंगे पूरे दिन तो भाई गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा? अब गवर्नमेंट को सुनना पड़ता है इस बात को कि भाई स्ट्राइक है तो भाई इनकी बात भी माननी पड़ेगी। तो भाई ये पार्टिसिपेशन क्या इंक्लूड करता है? पार्टिसिपेशन इस स्ट्राइक इंक्लूड करता है, रैलीज इंक्लूड करता है, प्रोटेस्ट या धरनाज भी इंक्लूड करता है। ऐसे ही सिग्नेचर कैंपेन्स भी होते हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेपर पे प्रिंट निकलवाया और उन्होंने बोला कि इस पेपर पे लिखा हुआ है कि दिस डिसीजन, सपोज एक डिसीजन लिया गया जिसमें उन्होंने बोला 24 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे पानी आएगा। तो आपने क्या किया, आपकी पूरी सोसाइटी ने मिले और आपकी सोसाइटी ने एक लेटर लिखा। ठीक है, अब आपने क्या लेटर लिखा? आपने लेटर लिखा कि ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है
कि 2 घंटे पानी आएगा, दिस इज टोटली रॉन्ग एंड वी आर स्टार्टिंग दिस कैंपेन अगेंस्ट दिस डिसीजन। और आपके ने क्या किया, आपके जितने सोसाइटी में मेंबर्स थे आप सब ने उस पर साइन किया। क्यों किया? क्योंकि आप सब लोग उस चीज से सहमत हो, आप सब लोग उस चीज से एग्री करते हो कि नहीं भाई दिस इज दी रॉन्ग डिसीजन। 2 घंटे पानी कैसे ले सकते हैं भाई, 24 घंटे आता था पहले, अब कम से कम करना है तो 12 घंटे कर दो। 2 घंटे का क्या मतलब है, 12 घंटे तो पानी आना ही चाहिए। अब क्या हुआ, आपने वो सिग्नेचर जो कैंपेन था वो चलता रहा, लोगों को पता चला, और लोगों को पता चला। उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट तक ये न्यूज पहुंची, न्यूज वाले आए, मीडिया वाले आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारी चीजों को बताया, और जो लोग थे उन लोगों को भी बताया ये बात कि ये देखो ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग पानी के लिए, इस डिसीजन के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि ये जो आपने स्टेप लिया था ये बहुत गलत। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस डिसीजन को चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए। इफ यू वांट तो भाई पानी की टाइम कम करना है तो 24 घंटे से 12 घंटे कर लो, पर 2 घंटे में काम कैसे होगा। तो ये था हमारा सिग्नेचर कैंपेन। ऐसे बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विथ योर डिसीजन दैट यू टुक, नाउ आइदर चेंज इट और रिमूव इट। क्योंकि भाई काम कौन आएगा बाद में, काम तो हम ही लोग आएंगे। इलेक्शन के लिए कौन आएगा, इलेक्शन के टाइम आप किससे वोट मांगने आओगे, हमसे वोट मांगने आओगे। अगर अभी नहीं काम किया तो वोट भी नहीं देंगे, और इस डर की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, आपके सारे डिसीजन मान लेती है। नाउ द न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी आल्सो प्ले अ रोल। अब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स, आप उठा के देख लो, ठीक है। अब उसमें एक पेज आता है एडिटोरियल पेज, ठीक है। बाकी सारे तो ठीक है, बाकी सारे तो न्यूज बताते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। अब उस पेज में, सारे न्यूज़पेपर्स में एक पेज आता है एडिटोरियल पेज, ठीक है। तो आप जब उस एडिटोरियल पेज को देखोगे तो क्या पता चलेगा आपको, उस एडिटोरियल पेज पे देखिए ये पता चलेगा कि उस टाइम पे जितने भी करंट टॉपिक्स हैं, आइदर बाय द गवर्नमेंट, किसी क्रिकेटर्स की या कुछ भी, वैसे मेजरली तो ऐसे ही होता है कि गवर्नमेंट की बात हो, बट स्टिल ठीक है। तो क्या होता है कि वो एडिटोरियल पेज में इतने सारे कॉलम्स आते हैं, इतने सारे एडिटोरियल्स आते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं जो कि ये बताते हैं कि उनके अकॉर्डिंग, जो ऑथर है जिसने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये जो डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने ये बहुत गलत था। अगर ये नहीं, ऐसे नहीं तो इसको ऐसे ले सकता है। या प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ऑथर हो ये बताए कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसका कितना अच्छा एडवांटेज होगा थोड़े साल बाद, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर। यानी कि न्यूज़पेपर हमें बताते हैं कि भाई जो जितने भी लोग हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो लोगों के लिए सही है या गलत है, उसे क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उसे अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। Now comes the magazine। अब मैगजीन में भी ऐसे ही होता होगा। मैगजीन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई उसमें टाइम्स मैगजीन आती है, और पता नहीं कौन कौन सी इकोनॉमिक टाइम्स मैगजीन आती है, और हिंदू की मैगजीन आती है, इतनी सारी मैगजीन्स आती हैं। वो क्या करती है, वो ये करती है कि गवर्नमेंट ने एक तो ऐसी मैगजीन आती है जिसमें स्टोरीज आती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्रॉपर मैगजीन्स जो कि भाई सिटीजन्स की जितने भी डिसीजन लिए गए हैं गवर्नमेंट के सिटीजन्स के लिए, वो सारी चीजों को क्रिटिसाइज या अप्रिशिएट करते हैं। वो बताते हैं कि ये सही है या गलत है, अगर हम इसे सही सोच रहे हैं तो ये सही कैसे है, और गलत है तो गलत कैसे है। और टीवी पे तो आपने देखा होगा कि भाई गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन पास किया, कोई लॉ नया पास किया, किसी बिल के बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा, तो आपने देखा होगा कि वहां पे 4 लोग होते हैं कितनी स्क्रीन पे, और वो 4 लोग बहस करना स्टार्ट कर देते कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप मेरी बात सुनो। फिर वो बोलता है नहीं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप मेरी बात सुनो। उसमें लड़ाई हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इतने सारे लोगों का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, वो सोच सकते हैं अलग अलग तरह से। अब जब इतने सारे लोग अलग अलग तरह से सोच सकते हैं तो दैट मीन्स व्हाट, कि भाई जो भी गवर्नमेंट डिसीजन पास करती है लोग अपने पर्सपेक्टिव से उसे सोचते हैं। अब जब उसे अपने पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो क्या होगा, जब जैसे ही वो सोचेंगे वैसे उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ये सही है या गलत है उनके लिए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमें नहीं समझ में आता कि ये डिसीजन क्या है, सही है या गलत है, तो उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टीवी होते हैं, या फिर आज की डेट में इंटरनेट पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हमारी क्या हेल्प करती है, ये सब हमारी हेल्प करती है कि हमारा जो
पर्सपेक्टिव है उसे क्लियर करने में, हमें बताते हैं कि किसी भी डिसीजन के प्रोज और कॉन्स क्या होंगे, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स क्या होंगे, जिससे हम पढ़ के ये देख सके कि भाई वो गवर्नमेंट ने सही किया या गलत किया। अब क्या होता है, कभी कभार जो पार्टिसिपेशन होता है ना, ये सारे लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? जैसे अब मैं थोड़ी सी पुरानी की बात करती हूँ, थोड़ा, ठीक है, जस्ट अ लिटिल बिट बैक। अब क्या होता है, उस टाइम पे जब अनटचेबिलिटी प्रिवेलिंग, अनटचेबिलिटी लोग फॉलो करते थे, तो अनटचेबिलिटी जब लोग फॉलो करते थे तो क्या होता था कि भाई जो जितने भी अनटचेबल्स थे, जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे। Now you will think that is absolutely terrible, right? क्यों नहीं वोट दे सकते? उनका भी तो राइट है वोट देने का। एग्जैक्टली इसलिए अब क्या हुआ, जब भाई लोगों को पता चला कि इनका राइट है वोट देने का, सपोजिटली जैसे हमने एक बात की थी बी.आर. अम्बेडकर की, when we were talking about बी.आर. अम्बेडकर, हमें ये पता चला कि जो बी.आर. अम्बेडकर जी हैं उनके साथ भी ऐसा हो चुका था, उनके साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए उन्हें समझ में आ रहा था कि भाई सोसाइटी में ऐसी ऐसी सिचुएशन भी प्रिवेलिंग हैं, उनके जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स और भी थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए, उन्होंने गवर्नमेंट को ऐसा कुछ बताया कि भाई अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे ना, तो ये जो जितने लोग हैं, जितने लोअर कास्ट लोग हैं, जितने लोग सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जितने लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेस कर रखा है पूरी सोसाइटी ने, पूरी मेजॉरिटी ने, तो वो लोग ऊपर उठ के आएंगे, वो लोग बोलेंगे कि नहीं अब हम भी ये सब कर सकते हैं। तो हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि उस टाइम पे बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे सोसाइटी के जो कि हर चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वोट नहीं करते। अब ऐसा क्यों है तो वो तो भाई वही लोग जाने, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वोट नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? पहले क्या तो हमें ये पता था कि भाई उन लोगों को अलाउ ही नहीं था वोट करना। क्यों? क्योंकि वो लोग डिप्रेस सोसाइटी में से थे, माइनॉरिटी ग्रुप में से लोग थे, इसलिए उनको अलाउ नहीं था। बट व्हाट द थिंग इज नाउ, अब क्या बात हो गई कि भाई आप वोट नहीं करो, तो जल्दी जल्दी देखना कि कौन वोट नहीं करता, और जो वोट नहीं करता उसे जरूर जाके बताना कि भाई वोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ द सोशल मूवमेंट चैलेंज द गवर्नमेंट एंड द फंक्शनिंग। अब क्या हुआ, इसी की वजह से जब अनटचेबिलिटी हुई तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या किया, बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया, वो आए और उन्होंने बोला कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जब बी.आर. अम्बेडकर को ये पता था कि लोग आजकल अनटचेबिलिटी बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, घर में बैठने नहीं देते, मंदिरों में नहीं जाने देते, किसी भी पब्लिक प्लेस में उनका जाना मना था। तो क्यों मना था किसी को नहीं पता, बस सबको ये पता था कि दे वर अनटचेबल्स, व्हाई दे डोंट नो। ना द थिंग इज कि अब क्या हुआ, बी.आर. अम्बेडकर को जब ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उनके साथ भी ऐसा ऐसा हुआ, थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि भाई जितने भी ऐसे लोग हैं ना, एक काम करते हैं, हम कन्वर्ट हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि कन्वर्ट होने की क्या जरूरत है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस अनटचेबिलिटी को धीरे धीरे सोसाइटी में से निकाल सकते हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या बोला, बी.आर. अम्बेडकर जी ने बोला कि भाई निकाल तो आप दोगे, बट इन लोग के दिमाग में जो माइंडसेट बन चुका है, ये लोग जो सोच रहे हैं वो कहाँ लेके जाओगे आप, कितना भी आप कोशिश करो लोगों को चेंज करने की, बट वो जिस हिसाब से बॉटअप हुए हैं उनका आइडियोलॉजी सेम रहेंगे, वो सेम वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले। अब आप एक बात सोचो, आपने आज तक कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, ठीक है ना, अब आपका फ्रेंड कहता है कि ले भी नॉनवेज खा ले, तो क्या आप एकदम से खा लोगे? नहीं, आप नहीं खाओगे। अगर आपको पता है कि दिस इज नॉनवेज, तो आप क्या करोगे, नहीं भाई मैंने आज तक नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूँ। ठीक है, अब या तो आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे बहुत टाइम लेके आप धीरे धीरे कुछ खाना स्टार्ट करोगे। और प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है कि या तो आप थोड़े टाइम बाद नॉन वेजिटेरियन हो जाओ, या फिर आप फिर भी वेजिटेरियन रहो। तो अब क्या हुआ, अब मैंने आपको जैसे बताया कि अब लास्ट में क्या होगा, या तो आप नॉन वेजिटेरियन कन्वर्ट हो जाओगे, या तो आप वेजिटेरियन रहोगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी कन्वर्ट हो जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ खा लो, आप कुछ कुछ चीजें ही खा सकते हो। अब क्या हुआ, ऐसे ही बी.आर. अम्बेडकर जी ने बोला कि हम भाई बचपन से ऐसे पढ़े हुए हैं, बचपन से हमें सोसाइटी ने बताया कि ये अनटचेबल्स हैं, तो अगर कोई और रिलीजन के लोग आते हैं तो हम उनको इक्वली वैल्यू करते हैं, बट अगर वही लोग हमारी ही रिलीजन के हैं, हमसे लोअर कास्ट के हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। The only thing that we can do is convert our religion.
हम अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं। जब महात्मा गांधी ने ये बोला कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वील स्टार्ट यूजिंग द टर्म्स, हम धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या तो ऐसा होगा कि उन्हें बहुत टाइम लगेगा, और अगर उन्हें टाइम नहीं लगा तो क्या होगा कि वो लोग अपने दिमाग से ये चीजें निकाल ही नहीं पाएंगे। एंड दिस इज वेरी ट्रू। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने दिमाग से ये सारी बात निकाल ही नहीं पाए कि भाई ये जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो माइनॉरिटी ग्रुप है सोसाइटी की, दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली। नाउ अब क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए जिन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि पहले रिजर्व्स नहीं थे, यानी कि पहले सीट्स रिजर्व नहीं हुआ करती थी पार्लियामेंट में, किसकी, जो ऐसे वीकर सेक्शन था सोसाइटी का, जो दलित लोग थे उनकी। अब क्या हुआ, विमेन की भी सोसाइटीज में कोई इतनी ज्यादा इज्जत तो थी नहीं, अभी भी ज्यादा इज्जत तो है नहीं, अब बहुत हो गई है, ठीक है, आई ट्रूली बिलीव दैट, बट द थिंग इज कि हम अभी भी ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ पे विमेन की इज्जत नहीं की जाती। अब क्या हुआ, जब ये जो माइनॉरिटी ग्रुप था, दीज मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, विमेन हैं, और ऐसे लोग जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते या कर नहीं सकते, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किए। अब जब उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लिए और उसमें लिखा कि भाई लड़के और लड़कियों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जितना आप जनरल कैटेगरी के लोगों को कर रहे हो उतना ही SC ST लोगों को भी करो, जितना आप ब्राह्मण्स को इक्वली बिहेव कर रहे हो जितना उनके लिए, वैसे ही आपको दलित, आदिवासी और विमेन को भी उतना ही इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ना अब ये क्या हुआ, जब ऐसे धीरे धीरे रेबेलियन स्टार्ट हुआ, इन सारी चीजों ने मूवमेंट में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि ऐसे इवेंट्स में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कि अब क्या होगा, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ऐसे इवेंट्स के बारे में जरूर पढ़ते हैं जहाँ पे इतने सारे लोग थे और वो सिर्फ एक मोटिव के लिए लड़ रहे थे, whether it is equality, whether it is independence, we will read about independence further in the 8th standard, but हमें पता है कि हम पढ़ेंगे, राइट। वैसे ही बहुत सारे लोग थे जो कि माइनॉरिटीज के थे, आदिवासी थे, और विमेन थी जो कि अपने इक्वल राइट्स के लिए, अपने जस्टिफिकेशन के लिए लड़ के स्टार्टेड अ मूवमेंट, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसकी फंक्शनिंग में चेंज आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें रिजर्व सीट्स दे दिए, यानी कि अब क्या है, अब पार्लियामेंट में विमेन के लिए भी रिजर्व सीट्स हैं, SC STs के लिए भी रिजर्व सीट्स हैं, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी रिजर्व सीट्स हैं। So that were the other ways of the participation. Now, if a country's people are alert and interested in how the country is running, the democratic character of the government of that country will be stronger. जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नमेंट में इंटरेस्ट लेंगे, जितना हमें पता है कि हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है, उतनी प्रॉपर्ली हमारी गवर्नमेंट, उतनी प्रॉपर्ली हमारी कंट्री रन कर सकती है। अगर हमने एक बार भी ऐसा सोच लिया कि अरे हमें फर्क ही क्या पड़ता है, नहीं, आपको बहुत फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बात से आपको बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी दिन पेट्रोल के प्राइस हाई हो गए तो आपको पता है कि भाई आप सोचोगे मैं तो साइकिल चलाता हूँ, मैं क्यों टेंशन लूँ पेट्रोल के प्राइस का। नहीं, अब क्या होगा, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो भाई जो आप सब्जियां खाते हो उसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे, जितनी चीजें आप यूज करते हो उन सब के प्राइस बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल की ही तो जरूरत पड़ेगी। अगर डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो आप जितनी सारी चीजें यूज कर रहे हो उन सब के प्राइस बढ़ जाएंगे, गैस सिलेंडर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। अब गैस सिलेंडर तो आपके घर में हो गई, अब आप इस पे तो नहीं कह सकते कि भाई मेरे को क्या मतलब गैस सिलेंडर नहीं होगा, तो आप खाना कैसे खाओगे, तो मतलब गैस की भी अलग चार्जेस होते हैं, गैस भी इसी बात से डिपेंड करती है। छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ की गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती हैं, इंटर रिलेटेड। अगर हम कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट को अफेक्ट होगा, गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हमको बहुत अफेक्ट होगा, एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है, अगर कंट्री के लोग अलर्ट रहते हैं, हम लोग अगर अलर्ट रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं कि कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नए डिसीजन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारी कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर, राइट। मूविंग ऑन। अब क्या है, कभी कभार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं।
अब आपने देखा होगा कि कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, स्टेट बंद हो गई, स्टेट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला 3 दिन तक सबकी छुट्टी, सब घर पे बैठो, घर पे। अभी तो ठीक है, अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है, बट अदर देन दैट क्या होता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, जब बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, रीजन के या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के एक साथ में आपस में नहीं मिल पाते। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस एरिया में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन फ्रेज है इंडिया में। तो जब आपने ये सुना कि इस एरिया में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, तो आपने ये भी सुना कि भाई 3 दिन तक उस एरिया के स्कूल, पब्लिक एरियाज और घर से निकलना, पूरा मार्केट, सब कुछ बंद है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स यही होते हैं जो आपस में आपस में जो हम लोग एक दूसरे की बात ना मानना इज अ कॉन्फ्लिक्ट। आप और आपके फ्रेंड में कुछ लड़ाई हो जाए, वो कह रहा है कि नहीं तू मेरे घर आ जा, आप कह रहे हो कि तू मेरे घर आ जा, वो कह रहा है तू 1 हफ्ते से मेरे घर नहीं आया, आप कह रहे हो अरे कल ही तो आया था, तू झूठ क्यों बोल रहा है, बता झूठ क्यों बोल रहा है। तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम किसी भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपस की अंडरस्टैंडिंग से एक डिसीजन पर नहीं आ सकते, तो हम उसे कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, ठीक है। दिस गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स। और कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं कंट्री में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है लोग अलग अलग कल्चर के हों, लोग हो सकता है अलग अलग रीजन के हों, रिलीजन के हों, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वही हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गई, यहाँ पे वहां पे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब ऐसी चीजें होती हैं तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है इस कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए। अब वो कैसे एक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। वह पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स occur when people of different culture, religion, region or economic background do not get along with each other, or when some among them feel that they are being discriminated against। यानी कि या तो वो एक साथ में नहीं आ सकते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने बोल दिया कि अरे तू है ही कौन, तेरी तू पता है तू दलित कास्ट का है, हम लोग ना ब्राह्मण्स हैं, हम लोग ब्राह्मण्स हैं, तो हमारे घर में नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब उसको ये बात हर्ट हो गई, और हर्ट होने वाली बात भी थी भाई, क्यों, क्योंकि लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण्स अलग होते हैं, ब्राह्मण्स अच्छे होते हैं और दलित बुरे होते हैं, या ब्राह्मण्स ऊंची पोस्ट पर होते हैं, पोजीशन पर होते हैं सोसाइटी में, और दलित नीची पोजीशन पर होते हैं। दिस इज नॉट ट्रू। अब जब ये सच ही नहीं है तो उस ब्राह्मण ने कैसे कह दिया कि भाई मैं ऊंचा जाऊं तो मेरे घर में नहीं आ सकता, मेरे घर में घुस भी नहीं सकता, मेरी चीजें भी टच नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बिकॉज यू आर अ दलित। So this is wrong। अब ऐसे ही बहुत सारी वजहों से दंगे हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, रिवोल्ट्स हो जाते हैं, रेबेल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अब मैंने आपको बोला कि भाई हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए, बात हुई होगी एक छोटी सी, स्टार्ट हुआ होगा छोटा सा, जैसे आप और आपकी बहन में, आप और आपके भाई में, जो भी है, आप लोग लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते बात हुई है इतनी सी, और अब भाई आधे घंटे बाद एक दूसरे के बाल खींच रहे, ऐसे क्या किया तूने, एक थप्पड़ दिया, उसने आपको दूसरा थप्पड़ दिया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो बात भले ही थोड़ी सी हो, बात भले ही ऐसी हो कि भाई बात करके सॉर्ट आउट हो सकता है, बट किसी को एग्री नहीं होना किसी की भी बात पे, तो क्या होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये कभी कभी वॉयलेंट टच ले लेते हैं, यानी कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं। देखा ही होगा न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, कभी यहाँ लड़ाई, कभी वहाँ लड़ाई, कभी ये कभी वो। ऑल्दो आजकल तो सब कुछ बहुत ही आराम से चल रहा है, बट फिर भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। और ये जो वॉयलेंट मीन्स होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग तो मतलब हैं ही कॉन्फ्लिक्ट में, जो लोग हैं, दो अलग अलग पार्टीज के लड़ रहे हैं आपस में, उनके साथ तो हो रहा है, सो हो रहा है कि भाई वो तो लड़ ही रहे हैं। जो लोग शांति से अपने घर में बैठे हुए ना, उनके भी आपने परेशान कर दिया। क्यों, क्योंकि आप वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो लोग घर से बाहर निकल के शॉपिंग नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, ट्यूशंस नहीं जा सकते, कुछ भी जॉब पर भी नहीं जा सकते। वाई, बिकॉज भाई कि उनकी लाइफ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या पता आपके दंगों की वजह से कोई किसी का किसी को लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, किसी के घर में पत्थर फेंक रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, या अगर हो रहे हैं तो भी उसे कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे।
जैसे गवर्नमेंट सबसे पहले बोलते है कि भाई इस 3 दिन तक यहाँ पे लॉकडाउन है, 3 दिन तक आप कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके एरिया में दंगे हो रहे हैं। अब इन दंगों की वजह से भाई गवर्नमेंट ने तो डिसीजन ले लिया, गवर्नमेंट ने पुलिस फोर्स भिजवा दी, अब हर जगह पुलिस घूम रही है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट एक्शन लेती है किनके लिए? जब ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ईज आउट कराए, ठीक है। Now, according to the Constitution, laws are for the government and the people. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है? सिर्फ हमें हमारे लॉज दिए गए हैं? नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी वही लॉज हैं जो हमारे लिए। वही मतलब कि गवर्नमेंट के लिए भी कुछ लॉज हैं जैसे हमारे लिए, ठीक है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल सोचो, सपोज आप तो स्कूल यूनिफॉर्म में आते ही हो, आपके सारे टीचर्स भी स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता भी है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई टीचर्स के लिए जो लॉज हैं वैसे ही कुछ चेंजेस करके स्टूडेंट्स के लिए भी लॉज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे गवर्नमेंट के लिए कुछ लॉज हैं वैसे ही हमारे लिए भी लॉज हैं, और इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग हमें जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें रिजॉल्व करना चाहिए या फिर करना होता है। It is compulsory to resolve all these conflicts and differences according to all these laws. अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है तो गवर्नमेंट को भी अपने लॉज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और अगर लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं तो लोगों के ऊपर जो लॉज अप्लाइड हैं उनको देख के उन्हें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे। सो वायलेंस इज नॉट एनी ऑप्शन टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई वायलेंस से कुछ नहीं होना, बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आपने किसी को मारा तो पुलिस आपको मार के जेल के अंदर कर देगी। तो भाई वायलेंस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एनीथिंग। नाउ अब क्या होता है? रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कुछ चीजें मतलब ऐसे कुछ प्रोसेशन जा रहे हैं, रिलीजियस प्रोसेशन जा रहे हैं, जैसे किसी भी एक फेस्टिवल पर बहुत सारे उसी रिलीजन कम्युनिटी के लोग ऐसे मतलब मस्त से ऐसे हल्ला उल्ला करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, स्पीकर्स चल रहे हैं और लोग जा रहे हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। लोग कहें कि भाई ये क्या, ये रात में क्यों निकल रहे हैं, हमें भी तो सोना है, आपने साउंड पॉल्यूशन के लिए मना किया है, तो इनको कैसे एग्री कर दिया। सो दिस इज द थिंग। अब इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब क्या होता है? एट टाइम्स देयर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार क्या होता है, वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, तो अब लोगों को तो डर रहता ही है कि भाई अगर इस टाइम पे, अगर आप इस फेस्टिवल के टाइम पे उधर जाओगे तो क्या होगा, वायलेंस का खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि भाई लोग ये सोचते हैं कि हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आप आपका फेस्टिवल है, आपका प्रोसेशन है, आप निकालो, कोई बात नहीं, आराम से निकालो, हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाता है कभी, ठीक है। अब इस वायलेंस को रोकने के लिए क्या होता है? द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एंड दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जब ये प्रोसेशंस निकलते हैं तो आजू बाजू सब तरफ पुलिस होती है, ठीक है। अब चलो रिलीजियस छोड़ दो, आपने ये देखा होगा कि जब आपके एरिया से या कहीं से भी कोई मंत्री जाता है या कोई भी पार्टी के बहुत ऊपर के लोग जाते हैं, अच्छी पोजीशन पर जो बैठे हैं वो जाते हैं, तो उनके आजू बाजू कौन रहते हैं? उनके आजू बाजू पुलिस वाले रहते हैं, बॉडीगार्ड्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है वो इस एरिया से जाएं तो कोई पत्थर फेंक दे, कोई हमला कर दे, कोई मारने की कोशिश करे, तो भाई इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? इसको बचाने के लिए हम पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस हेल्प करने आती है ये बचाने के लिए कि भाई उस एरिया में वायलेंस ना हो, अगर कोई प्रोसेशन निकल रहा है तो आराम से निकल जाए, लोग हमला ना करें, लड़ाइयाँ ना हो और वायलेंस ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट वायलेंस ना हो ना। अब क्या है? अब ऐसे ही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि रिवर्स। अब बहुत सारी चीजों की वजह से हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब सिमिलरली ऐसे ही पानी की वजह से, यानी जो रिवर्स है, जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कौन करता है? इन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या पुलिस रिजॉल्व कर सकती है? नो, तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को पुलिस रिजॉल्व नहीं कर सकती। कौन करेगा? ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें
दो स्टेट्स होती हैं, दो एरियाज होते हैं, एरियाज के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या होता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है कि वो फेयर डिसीजन ले सके, जिससे जो दोनों हैं उनको इक्वली उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। किसका, जो भी हमारी रिसोर्स का यूज है, रिसोर्स की वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो रिसोर्स क्या है जिसको भी हम यूज करते हैं, वाटर इज अ रिसोर्स। ठीक है ना। अब ऐसी ही एक स्टोरी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वैसी एक और स्टोरी है, दैट इज द स्टोरी कि भाई जो कावेरी रिवर है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कावेरी वाटर रिवर जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, यानी कि अब वो जो रिवर है वो फ्लो कर रहा है कर्नाटका से तमिलनाडु के बीच में। अब नाउ द थिंग इज कि दोनों जगह पे डैम बना दिए गए हैं, दोनों स्टेट्स ने डैम बना दिए हैं। कर्नाटका वाले लोगों ने जो डैम बनाया उसका नाम था कृष्ण राजा सागर डैम। अब क्या हुआ, उन्होंने तो डैम बना दिया, अब वो जो डैम होता है उसकी वजह से लोग वहाँ के जो आसपास के एरियाज हैं वहाँ पे इरिगेशन करते हैं, और बेंगलोर का पूरा पानी, बेंगलुरु का पूरा पानी वहीं से ही जाता है, उसी डैम से जाता है। ठीक है, अब कृष्ण राजा ये सागर डैम जो है उसी से पूरे बेंगलोर का, पूरे कर्नाटका में इरिगेशन है, उस एरिया का इरिगेशन है, तो दैट मीन्स कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। अब जब वो रिवर तमिलनाडु में जाता है तो तमिलनाडु में उन्होंने एक डैम बना दिया, उसका नाम है मित्तूर डैम। अब मित्तूर डैम की वजह से क्या होता है, जितना उनका डेल्टा रीजन है वहां पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, यानी कि क्या हुआ, इरिगेशन वहां पर भी हो रहा है। सो दैट मीन्स कि भाई दोनों जगह पे अलग अलग उसकी नेसेसिटीज हैं, अलग अलग नीड्स हैं। अब क्या है, दोनों डैम क्योंकि एक ही रिवर पे हैं, तो जो डाउनस्ट्रीम डैम है तमिलनाडु का, यानी कि तमिलनाडु में नीचे की तरफ डैम है, और जो कावेरी का कर्नाटका में डैम है वो ऊपर की तरफ है। कर्नाटका यहाँ है, तमिलनाडु का डैम यहाँ है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने पानी का नल यहाँ से खोला ही नहीं तो यहाँ पानी कैसे आएगा, नीचे पानी आएगा कैसे? तो क्या हुआ, जब कर्नाटका वाले उस डैम का पानी फ्लो नहीं करते थे, रिलीज नहीं करते थे, तो तमिलनाडु में पानी ही नहीं आता था। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, तमिलनाडु सूखा पड़ा है, पानी नहीं आ रहा। तो अब क्या हुआ, अब वो तमिलनाडु तभी भरेगा जब वो ऊपर से पानी रिलीज किया जाएगा कर्नाटका से। अब क्या हुआ, अब दोनों में ये लड़ाई होती थी कि भाई आप डैम अपना बंद कर दो, हमें भी पानी चाहिए। कर्नाटका वाले बोलते थे कि हमें पानी चाहिए, हम सेव करके रख रहे हैं। तमिलनाडु वाले बोलते थे कि हमें भी तो पानी चाहिए, हमें भी तो अपने लिए सेव करना है। कर्नाटका वाले बोलते थे अगर हमने आपको सारा पानी दे दिया तो हम क्या पिएंगे। तो तमिलनाडु वाले बोलते थे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमें तो अपना पानी चाहिए, और ये जो रिवर है ये नेचुरल वाटर सोर्स है, तो भाई पानी तो सबका बराबर बराबर का है। नाउ अब क्या हुआ, इसी की वजह से, इसी लड़ाई की वजह से ना किसी को पानी इक्वली नहीं मिल पाता था, ना कर्नाटका वालों को पानी मिल पाता था, ना तमिलनाडु वालों को पानी मिल पाता था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस चीज पे देखा कि भाई दो अलग अलग स्टेट की बात है, तो वहां की चीफ मिनिस्टर्स या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो ऑब्वियसली अब कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करी, यानी कि जो हमारी यूनियन नेशनल गवर्नमेंट होती है उससे बात करी। जब उन्होंने उससे बात करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इजी सा उसका सॉल्यूशन बता दिया। उन्होंने बोला कि भाई इतने टाइम तक की तुम यूज कर लो यार, इतने टाइम तक तुम यूज कर लो, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने कोई एक एग्जाम्पल दे रही थी, बट ऐसे ही उन्होंने कोई एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो। उसके बाद क्या था, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व, दैट्स इट, इतना इजी था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम कॉन्फ्लिक्ट करें ही, स्टार्ट ही करें, ठीक है, इजिली सॉल्व हो सकते हैं। या तो हम घर पे भी अगर हमारी लड़ाई होती है तो क्या होता है, मम्मी पापा सॉल्व कर देते हैं, या फिर हम आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही अगर कोई बड़ा केस है तो पुलिस आती है, पुलिस नहीं आती तो स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट से भी अगर सॉल्व नहीं होता तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करती है। नाउ द इक्वालिटी एंड जस्टिस, अब एक और बात बता देती हूँ आपको कि अगर जहां पर इक्वालिटी नहीं होती वहां पर जस्टिस भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हम इक्वली लोगों को ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हमने बोला कि भाई दो जनों ने मर्डर किया, वन इज फ्रॉम द दलित कास्ट एंड वन इज द ब्राह्मण, हम बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उसे 4 साल की सजा और जो दलित है उसे 8 साल की सजा, तो क्या ये जस्टिस है? दोनों ने मर्डर किया है तो दोनों को 4 साल की या दोनों को 8 साल की सजा मिलनी चाहिए। ये क्या बात हो गई कि इसको 4 और इसको 8,
नो, दिस इज नॉट जस्टिस। जस्टिस मतलब कि भाई सर्व करें हम सारे लॉज को इक्वली, अगर किसी ने गलती करी है तो उन्हें इक्वली ट्रीट करें। तो भाई जब इक्वली आ ही रहा है जस्टिस में, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जस्टिस और इक्वलिटी अलग अलग नहीं हो सकते, दे आर इनसेपरेबल। नहीं, ठीक है। अब आता है अनटचेबिलिटी, जो थी वो भाई हमारी लॉ से बैंड है, ठीक है, हमारी लॉ से अनटचेबिलिटी बैंड है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अनटचेबिलिटी कैसे बैन हुई, क्या हुआ, बी.आर. अम्बेडकर के साथ क्या हुआ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से अनटचेबिलिटी तो है ही बैन। अब क्या हुआ, जस्टिस इज अचीव व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। जस्टिस तभी अचीव हो सकता है जब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर मेरे को पता है कि ब्राह्मण और दलित है, तो मैं क्या करूंगी, ये 4 साल की और इसको 8 साल की। ऑल्दो अगर मेरे को यही नहीं पता कि ये किस कास्ट का है, ये किस कास्ट का है, या फिर मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस कास्ट का है और ये किस कास्ट का है, तो मैं क्या करूंगी, मैं दोनों को इक्वली जस्टिस दूंगी, यानी कि दोनों को इक्वली पनिश करूंगी, ठीक है। तो वो पनिशमेंट के लिए भी और वो जस्टिस के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आपके घर से किसी ब्राह्मण ने चोरी करी, आप अगर दलित हो, आपके घर से किसी ब्राह्मण ने चोरी करी, तो फिर अपर कास्ट वाले ने चोरी कर ली, ठीक है। अब आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो क्या होगा, आप वहां पे जाके ये बोलोगे कि भाई हमारे घर में ब्राह्मण ने चोरी करी, नहीं, आप बोलोगे हमारे घर में चोर ने चोरी करी। और वो जो पुलिस वाला होगा वो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि भाई आपके घर में ब्राह्मण ने चोरी करी है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपसे अपर उसमें आता है, अपर कास्ट में आता है। सो दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, सॉरी। अब उसको क्या करना चाहिए, पुलिस वाले को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि किसने चोरी करी है और उसको पकड़ के लाके पनिशमेंट देनी चाहिए और आपको जस्टिस देना चाहिए। सो दैट मीन्स कि भाई अनटचेबिलिटी जैसे ही लॉ से बैन हुई, तो हमारी जो जस्टिस था वो अचीव हो गया। मतलब कि अब सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली जस्टिस एंड इक्वली पनिश भी किया जाएगा। और इसी वजह से जैसे ही जस्टिस अचीव होता है, तो लोग जो होते हैं वो जब लोग ट्रीट कर किए जाते हैं इक्वली, तो हमारा जस्टिस अचीव हो जाता है। नाउ अब क्या होता है, इसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस लेती है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोग भाई दंगे करने लग गए कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, हमें भी ये सब चीजें चाहिए जो ये सब लोग ले रहे हैं। इन्हें पानी 2 घंटे मिल रहा है, तो हमें भी पानी 2 घंटे चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें पानी आधे घंटे मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ प्रोविजन बनाए कि जो लोग माइनॉरिटी ग्रुप है, जो लोग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो लोग आगे बढ़ सके, वो लोग अपने लिए ट्राई कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस निकाले, ऐसे स्कीम्स निकाली, जैसे कि भाई लड़कियों को पढ़ाई करने को नहीं मिलता था। तो उन्होंने क्या किया कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियां जाएंगी, कॉलेजेस में जाएंगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो लड़कियों की फीस या तो कम होगी या फिर बिल्कुल माफ होगी। ऐसे ही SC STs के लिए क्या किया उन्होंने, OBC SC STs के लिए उन्होंने जो उनका प्लेटफॉर्म था, उसके लिए हर जगह के लिए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी। अब जब रिजर्वेशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो ट्राई करते थे और वो अगर सीट्स पर आ गए, उनकी सीट्स उन्हें मिल गई। सो दैट इज हाउ द जस्टिस इज सर्व्ड एंड इक्वलिटी इज मेंटेन्ड। Now that's the end of the topic. ये बहुत लंबा टॉपिक था, but we have finished it very well. And thank you so much for being at the end of this video. Thank you so much कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा। And before you switch off this video, I'm telling you just a clear reminder, and that is to like and share this video as much as you can. Subscribe the channel and hit the bell icon, क्योंकि भाई मैं तो रोज आऊंगी, रोज आपको नई नई हिस्ट्रीज, नई नई स्टोरीज और नई नई गॉसिप्स दूंगी। So stay tuned on this channel, and if you want to download the PDF of this topic, go to the description box below. You can download the PDF from there. And importantly, do not miss the live school daily. We are here only for you. So till the next video we meet, stay safe.